केमिकल बॉन्डिंग का चौथा लेक्चर, जिसमें कि देखेंगे रेजोनेंस, डायपोल मोमेंट, फजान्स रूल, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। आर्टिकल स्टार्ट करते हैं आगे। बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब क्या है? तो बॉन्ड पैरामीटर के अंदर आने वाली चीजें हैं जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल लो, बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो ये हैं सारे बॉन्ड पैरामीटर जिनके नाम है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस एंड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है? बॉन्ड लेंथ दो एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, जिसकी की एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है, लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस दो तरह का डिस्टेंस है, एक टर्मिनल, एक सेंट्रल। ये डिस्टेंसेस कहलाती हैं बॉन्ड लेंथ। D1 D2 से रिप्रेजेंट कर दिया इनको। ए और ए एटम्स हो गए, सेंट्रल एटम्स हो गए, और एक्स जो हो गए वो सराउंडिंग एटम्स हो गए। तो सेंट्रल एटम के बीच का डिस्टेंस D1, सराउंडिंग एटम का बीच का डिस्टेंस, सराउंडिंग एटम्स का डिस्टेंस D2। ये होते हैं सभी बॉन्ड लेंथ, यानी कि सभी बॉन्ड टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड की वैल्यू, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ की वैल्यू पिकोमीटर के अंदर। OH बॉन्ड CH NO CO SCN CC C डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसमें से सबसे ज्यादा काम के बॉन्ड कौन कौन से हैं? तो काम के बॉन्ड जो आप लोग को याद रखने हैं वो है कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, वैल्यू 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, वैल्यू 134 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, वैल्यू 120 पिकोमीटर। और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, दैट इज 109 पिकोमीटर। यानी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये वैल्यूज स्पेशली याद रखनी है। गॉट इट? बॉन्ड के नंबर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड से सबसे छोटा है, यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 120 पिकोमीटर का है और कार्बन सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर का है। ये हैं डिफरेंट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर की बॉन्ड लेंथ की वैल्यू लिखी हुई है। इनमें से सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी है? आयोडीन के मॉलिक्यूल की, दैट इज 267 पिकोमीटर। इसके अलावा ये हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स HF HCl HBr HI, ये हो गए सारे हेलोजन एसिड्स। इन सभी हेलोजन एसिड्स के अंदर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसके अंदर देखने को मिलती है? HI के मॉलिक्यूल में, वैल्यू लगभग 160 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ बेसिकली दो एटम्स के रेडियसेस का सम जो है वो बॉन्ड लेंथ के इक्वल कहलाएगा। आर जो है वो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है जिसकी वैल्यू होगी RA+RB के इक्वल। और इसमें स्मॉल आर स्मॉल आर बी क्या है? ये दोनों है कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एटम्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है? तो बॉन्ड एंगल बेसिकली बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल। जैसे कि वाटर के केस के अंदर ये बॉन्ड एंगल लगभग 104.5 डिग्री का है। बॉन्ड एंगल बेसिकली डिसाइड करता है मॉलिक्यूल की शेप्स को। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी, विच इज आल्सो नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है? तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है कि वन मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी बाहर से देनी पड़े वो एनर्जी कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे हाइड्रोजन के केस के अंदर, इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड आपको तोड़ना है तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज होगी, जो देनी पड़ेगी आपको, वो एनर्जी होगी लगभग 435.8 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल। अब हाइड्रोजन तो होमो एटॉमिक है, तो इसके बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो है 435.8। लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं तो उस केस के अंदर बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काउंट किया जाता है। यानी कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी या फिर एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे कि एक्सेप्ट केस लेते हैं वाटर का, तो वाटर के अंदर फॉर्मूला होता है H2O। इसके अंदर OH के टोटल मिला के दो बॉन्ड्स हैं। अब दोनों बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। जैसे H2O को हमने पहला H और OH के बीच का बॉन्ड तोड़ा, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगी
102 किलोजूल पर मोल। अब अगर O और H के बीच के बॉन्ड को अलग अलग करते हैं तो इस बॉन्ड में एनर्जी लग रही है 427। तो एवरेज एनर्जी कितनी लगी? तो एवरेज निकालने के लिए 502 प्लस 427 डिवाइड बाय 2, दैट इज 464.5 किलोजूल पर मोल। यानी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस के अंदर सभी बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का निकालना होता है एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर आपको ये बताता है कि दो एटम्स के बीच में कितने टाइप के बॉन्ड है। जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो मतलब सिंगल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आ रही है तो मतलब डबल बॉन्ड है, और 3 आ रही है तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होती। अब अगर कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, या दो आयंस है दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो उनके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू भी सेम होगी। इसका मतलब है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस जितने भी होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस जितने भी होते हैं, उनके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सेम होती है। एग्जाम्पल F2 और O2 2 नेगेटिव, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लो और O2 2 नेगेटिव ले लो, तो O2 2 नेगेटिव और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल दोनों क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। O2 2 नेगेटिव यानी कि पेरोक्साइड आयन। गॉट इट? इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या रहती है? सेम, दैट इज 1। बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड क्या करता है? तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स होता है बॉन्ड लेंथ के। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। आपको दिया हुआ है CH4 अमोनिया वाटर BF3 और C2H2। CH4 मीथेन यानी एल्केन, बॉन्ड एंगल 109। अमोनिया 107, वाटर अराउंड 105। BF3 ट्राइगोनल प्लानर मॉलिक्यूल है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और C2H2 इथाइन, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें हुआ? C2H2 के अंदर, दैट इज 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। उसके बाद फिर BF3, उसके बाद CH4, दैट आफ्टर दैट अमोनिया, आफ्टर दैट वाटर। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल अमंग द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये जितने भी बॉन्ड एंगल है ये ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में डिस्कस हो चुके थे। स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल्स हैं कुछ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी फॉस्फीन, ऑप्शन सी आर्सिन एंड ऑप्शन डी स्टीबीन। दीज आर ऑल 15 ग्रुप हाइड्राइड्स। और 15 ग्रुप हाइड्राइड्स के अंदर यानी कि डाउन द ग्रुप आने पे बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, लगभग 107 डिग्री का। गॉट इट? बॉन्ड एनर्जी इन हेलोजेंस। तो हेलोजेंस के अंदर अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो हेलोजेंस के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गए सारे हेलोजेंस। अब इनका आपको लगाना है बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड एनर्जी। तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल साइज में इतना छोटा होता है कि फ्लोरीन के दो एटम ही आपस में एक दूसरे को रिपेल खुद ही कर देते हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देनी नहीं पड़ती है, बल्कि एनर्जी खुद फ्लोरीन के अंदर डेवलप हो जाती है। तो बॉन्ड एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो होती है आपके पास क्लोरीन, सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। आफ्टर दैट ब्रोमीन, आफ्टर दैट फ्लोरीन, आफ्टर दैट आयोडीन। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज लीस्ट C2H6। तो C2H6 होता है इथेन, C6H6 यानी बेंजीन, C2H4 यानी कि इथीन, और C2H2 दैट इज इथाइन, दैट इज एल्काइन। एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ डबल बॉन्ड से कम होती है। डबल बॉन्ड की लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम होती है। तो सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड जिसके अंदर देखने को मिलता है वो है एल्केन्स होते हैं, और सबसे छोटा बॉन्ड जिसमें देखने को मिलता है वो एल्काइंस होते हैं। यानी कि सही आंसर हुआ फोर्थ वाला, दैट इज ऑप्शन डी। बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी हो गई? 3। बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड, आंसर इज बी। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। बॉन्ड एंगल इज मोर इन अमोनिया, वाटर, CH4 और BF3। BF3 के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, लगभग 120 डिग्री का। बॉन्ड लेंथ इज मोर इन N2O2 F2 और Cl2। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसके अंदर है? तो आंसर है Cl2, क्योंकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन सब एक ही पीरियड के मेंबर है, और क्लोरीन थर्ड पीरियड का मेंबर है। और थर्ड पीरियड के मेंबर्स के अंदर एटम का साइज ज्यादा होता है सेकंड पीरियड से, तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस का मतलब है जब किसी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना करता हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। जो स्ट्रक्चर्स बन करके आते हैं उनको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स को अगर मिला दें तो मिलाने पर जो नया स्ट्रक्चर बन करके आएगा उसे बोलेंगे हाइब्रिड। और इस हाइब्रिड के बनने में एक एनर्जी रिलीज होती है जिसका नाम होता है रेजोनेंस एनर्जी। दिस इज द रेजोनेंस। जैसे ओजोन का मॉलिक्यूल है, तो ओजोन के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड 148 का दिख रहा है और डबल बॉन्ड 121 का दिख रहा है। अब ओजोन के मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, तो जहां सिंगल था वहां डबल हो गया और जहां डबल था वहां सिंगल हो गया। ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में रैपिडली फ्लिप करते हैं। बॉन्ड एंगल होता है लगभग 116 डिग्री के आसपास। तो जैसे ही ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में फ्लिप करेंगे तो फ्लिप करने पर जो बॉन्ड सिंगल है वो डबल भी हो जाएगा और जो डबल है वो सिंगल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया मॉलिक्यूल के अंदर। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर बन करके आया वो पहले और दूसरे स्ट्रक्चर का कहलाएगा हाइब्रिड और फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर दोनों कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोर इंफॉर्मेशन ऑन रेजोनेंस। नंबर वन, resonance stabilize the molecule as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any canonical structure। बन करके आने वाले हाइब्रिड की स्टेबिलिटी किसी भी कैनोनिकल फॉर्म से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब हाइब्रिड बनता है तो अपने में से एनर्जी को निकालता है और बन करके आने वाले हाइब्रिड की ये जो एनर्जी है, बन करके आने वाले हाइब्रिड की स्टेबिलिटी इस एनर्जी पे डिपेंडेंट होती है। उस एनर्जी का नाम है रेजोनेंस एनर्जी। यानी रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइब्रिड। Second point है resonance averages the bond characteristics as a whole. Thus the energy of the ozone resonance hybrid is lower than either of the two canonical forms। यानी हाइब्रिड की एनर्जी कैनोनिकल फॉर्म से कम होती है। कैनोनिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। इनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। The molecule does not exist for a certain fraction of time in one canonical form and for the other fraction of time in the other canonical forms। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म्स। यानी इन कैनोनिकल फॉर्म्स में किसी भी तरह का कोई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। द मॉलिक्यूल एज सच हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर व्हिच इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स एंड व्हिच कैन नॉट बी डिपिक्टेड बाय अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। यानी कि मॉलिक्यूल जो बन करके आता है रेजोनेंस के अंदर यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक, उसका स्ट्रक्चर किसी भी एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता। रेजोनेंस के एग्जांपल्स में जैसे कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस है CO3 नेगेटिव। अगला स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर CO3 नेगेटिव के अंदर टोटल मिलाकर के 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल मिलाकर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 3। ये हो गया हाइब्रिड जो कि इन तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर के तैयार हुआ। अब इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, जहां सिंगल है वहां डबल भी है। गॉट इट? दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव, बाकी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। अब जहां पर डबल है वहां पर सिंगल और जहां पर सिंगल है उसकी जगह डबल। तो कुल मिलाकर के मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस देखने को मिली। नेक्स्ट आता है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। कोई भी बॉन्ड कभी भी 100% ना तो आयनिक होता है ना कोवेलेंट होता है। हर बॉन्ड के अंदर थोड़ा बहुत आयनिक तो थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर तो जरूर होता है। कोई भी बॉन्ड कभी भी ना तो पूरी तरह से 100% आयनिक होता है ना पूरी तरह से कोवेलेंट होता है। अब अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के बीच में बनता है जैसे O2 N2 Cl2, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं वो दोनों एटम्स के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे। दोनों में से कोई भी एटम उसे अपनी तरफ शेयर्ड नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। इस तरह का जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है वो कहलाता है नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर तुम्हारे पास दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बन करके आने वाला कोवेलेंट बॉन्ड है जैसे HF, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। ऐसा करने से एक साइड डेवलप हो जाता है नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड डेवलप हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो पहले चार्ज का डेवलपमेंट नहीं था, अब चार्ज का डेवलपमेंट हो गया, तो ये मॉलिक्यूल हो गया पोलर। दिस इज पोलर। अब इसमें टोटल मिला के कितने पोल बन गए? 2 पोल। तो 2 पोल के लिए आप इसे मॉलिक्यूल क्या बोलोगे? डाइपोल। क्या बोलोगे? डाइपोल। यानी कि अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो उसका क्या एग्जिस्ट करेगा? डाइपोल। और इस डाइपोल की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डाइपोल की वैल्यू कहलाती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। अब इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो डाइपोल मोमेंट के बारे में समझ लो कि डाइपोल मोमेंट को वेक्टर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए चार्ज इनटू सेपरेशन कर दिया जाता है।
चार्ज जो एटम्स के ऊपर आ रहे हैं वो उसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाता है और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उनके बीच का सेपरेशन से। सेपरेशन बेसिकली क्या होगा, जो डिस्टेंस है एच और एफ के बीच का वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ। तो ये हो गया एच एफ का मॉलिक्यूल। डायपोल मोमेंट हाईली इंपॉर्टेंट, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मतलब होता है चार्ज इनटू सेपरेशन। सेपरेशन मींस लेंथ, दैट इज बॉन्ड लेंथ। इसकी ऐसा यूनिट होती है डिबाई, और एक डिबाई की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस का 18 ESU सेंटीमीटर। और कूलाम मीटर में कैलकुलेट करें तो वैल्यू होती है 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस का 30 कूलाम मीटर। भाई चार्ज की यूनिट कूलाम, डिस्टेंस की मीटर। गॉट इट। तो ऐसा यूनिट होती है कूलाम मीटर, और सीजीएस यूनिट होती है ESU सेंटीमीटर। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। गॉट इट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो HCl के मॉलिक्यूल में H पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव है, तो डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डायपोल मोमेंट केवल और केवल इंडिविजुअल डायपोल्स पर डिपेंड नहीं करता, मॉलिक्यूल की स्पेशल अरेंजमेंट यानी ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है। अब अगर मॉलिक्यूल अपनी रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर है तो बॉन्ड पोलर होने के बावजूद भी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी। और अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एक लोन पेयर आ गया या सारे बॉन्ड पेयर एक जैसे नहीं है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होगा वो पोलर कंडीशन में अभी आएगा और उसका डायपोल मोमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है बेंड शेप का। अब इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगी, तो नेट मॉलिक्यूल का जो डायपोल आएगा, जो नेट मॉलिक्यूल का डायपोल आ गया वो रिजल्टेंट डायपोल आया। गॉट इट। तो मॉलिक्यूल का नेट डायपोल एग्जिस्ट कर गया जिसकी वजह से मॉलिक्यूल था पोलर। ऐसी BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अपनी रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर बैठा हुआ है, एक भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड जरूर पोलर दिख रहे हैं सारे, लेकिन उसके बावजूद भी मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल मोमेंट आता है वो 0 आता है, क्योंकि दोनों फ्लोरीन जो आपके राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रही हैं उनका नेट डायपोल गया नीचे की तरफ और फ्लोरीन का डायपोल ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट आ गया मॉलिक्यूल का 0। ऐसी CO2 का मॉलिक्यूल रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर बैठा हुआ है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। NF3 और BF3, सॉरी NH3 एंड NF3, अमोनिया और NF3 का केस, दोनों में से कौन ज्यादा पोलर है। तो NH3 के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से NH3 का जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा पोलर हुआ। जबकि NF3 के केस के अंदर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ खींचेगा, जबकि फ्लोरीन जो है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नीचे की तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल हो गया वो कैंसिल आउट हुआ। ठीक, तो जो NF3 का मॉलिक्यूल है वो कैसा हुआ, लेस पोलर, और NH3 का मॉलिक्यूल जो हुआ वो कैसा हुआ, मोर पोलर, मोर पोलर। NH3 का डायपोल मोमेंट आता है लगभग 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम मीटर, जो रिप्रेजेंट करता है कि NF3 के मॉलिक्यूल से NH3 का मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है। तो क्वेश्चन यही है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा निकलता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। तो उन मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा जो कि अपनी रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर बैठेंगे, जैसे CO2, CCl4, BF3, BeF2। ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें कि केवल और केवल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे कंपाउंड का डायपोल मोमेंट कैसा होगा, 0। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डायपोल मोमेंट, यानी कि जिसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है उसको पहले लगाओ। तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर जो जब एक से होते हैं तो डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का 0 होता है। तो अब यहाँ पर सब दिए हुए हैं आपको ये वाले सारे कंपाउंड, इनमें से एक मैंने एडिशनल बढ़ा दिया CCl4। तो CCl4 के अंदर कार्बन के पास कितने क्लोरीन है, 4, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं एक जैसे, तो CCl4 का डायपोल मोमेंट कितना आता है, 0। लेकिन अगर इसका एक एक Cl हटाते जाएं और H इंट्रोड्यूस करते जाएं तो पहला बनेगा आपके पास CsCl3, अगला बनेगा CsCl2, अगला बनेगा CH3Cl। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट जिसका होगा वो होगा आपके पास CH3Cl का, और जैसे जैसे क्लोरीन का नंबर बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता जाएगा। तो जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हुआ, CHCl3 का, उसके बाद CH2Cl2 का, उसके बाद CHCl3 का। गॉट इट। क्वेश्चन है पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, आंसर हुआ HCl, जो कि हेटेरोटॉमिक है। 1 डिबाई की वैल्यू बतानी है, तो 1 डिबाई की वैल्यू
3.33 into 10 की पावर माइनस का 30 कूलाम मीटर, दैट इज ऑप्शन बी. Which is correct statement? NS3 is more polar than NF3. That is first statement is right. Second statement is also right. That is BF3 have zero dipole moment. Option C is also right. CO2 and CCl4 has zero dipole moment. That is the answer is D. All the above. Our next topic is Fajans rule. Highly important. Fajans rule. Fajans rule के अकॉर्डिंग कोई भी आयनिक कंपाउंड कभी भी 100% आयनिक नहीं होता. उस आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होता है और ये डिपेंड करता है एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टॉर्शन पर, केटाइन के साइज पर. गॉट इट? द फॉलोइंग रूल्स आर यूजफुल टू प्रेडिक्ट अ बॉन्ड विद मोर और लेस आयनिक नेचर. विद इंक्रीज इन केटाइनिक साइज एंड आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस. यानी कि केटाइन का साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड उतना ज्यादा आयनिक होगा. जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. इसमें सीजियम का केटाइन सबसे बड़ा है तो सीजियम के जितने भी कंपाउंड्स हैं आयनिक मिलेंगे. और लिथियम के ज्यादातर जो कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे? कोवेलेंट, दैट इज लेस आयनिक. उसके बाद है स्मॉलर द साइज ऑफ द एनाइन मोर इज द आयनिक कैरेक्टर. ये तो पहले तो बात करी हमने केटाइन की, अब बात करते हैं एनाइन की. एनाइन जितना छोटे से छोटा होगा आयनिक कैरेक्टर कंपाउंड का उतना ज्यादा होगा. जैसे NaF, NaCl, NaBr, Na, सब में केटाइन तो सेम है Na. अब सबसे छोटा एनाइन किसका है? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का. तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें आया? NaF में. और सबसे कम Na के अंदर. यानी Na हुआ सबसे ज्यादा कोवेलेंट और NaF हुआ सबसे ज्यादा आयनिक. नेक्स्ट कैरेक्टर, अगर आपके पास दो आयंस हैं, केटायंस और एनायंस, और बोथ हैविंग स्मॉलर चार्जेस फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. यानी कि स्मॉलर चार्जेस वाले जो होंगे वो ज्यादातर फेवर करेंगे आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन. जैसे Mg पे +2 चार्ज है, Al पे +3 चार्ज है, Si पे +4 चार्ज है, Na पे +1 चार्ज है. तो जितना कम चार्ज होगा कंपाउंड उतना ज्यादा आयनिक होगा नेचर के अंदर. इसलिए NaCl सबसे ज्यादा आयनिक और SiCl4 सबसे ज्यादा कोवेलेंट. केटायन विद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड. Cations with pseudo inert gas configuration favors covalent compound. That is, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास NaCl और एक तुम्हारे पास CuCl है. अब Na पॉजिटिव और Cu प्लस दोनों का साइज लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन कॉपर के अंदर 3d ऑर्बिटल्स लग जाएंगे जिसको बोलेंगे pseudo inert gas configuration, जिसकी वजह से CuCl जो है वो ज्यादा कोवेलेंट मिलेगा. किसके कंपैरेटिव? NaCl के कंपैरेटिव. क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल द कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोस्ट फेवर्ड इन. कोवेलेंट कैरेक्टर का ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो एनाइन बड़े से बड़ा और केटाइन छोटे से छोटा होना चाहिए. दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. स्मॉल केटाइन एंड लार्ज एनायन. आयनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड इज लोएस्ट इन. सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसमें मिलेगा? तो केटायन आप चेक करो सब में सेम है. एनायन ढूंढ लो. तो जिसमें एनायन बड़े से बड़ा होगा, सबसे बड़ा एनायन किसका होता है? आयोडीन का. तो सही आंसर क्या हुआ? CaI2. आयनिक नेचर इज मोर इन. सारे सिल्वर के कंपाउंड्स हैं, आयनिक नेचर निकालना है तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? जिसमें कि एनायन जो है वो सबसे छोटा होगा. तो AgF जो हुआ वो सबसे ज्यादा आयनिक हुआ. द कंपाउंड विद मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा? तो कैल्शियम और जिंक लगभग सेम साइज के होते हैं, लेकिन जिंक में लग रहा है 3d ऑर्बिटल. तो ऑप्शन सी और डी में से एक होगा, लेकिन सी के अंदर फ्लोरीन है और डी के अंदर क्लोरीन है. और क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है तो एनाइन का साइज ज्यादा होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है. तो सही आंसर हुआ डी, दैट इज जिंक क्लोराइड. हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच इज मोर आयनिक? LiF, NaF, KF, CSF. कैटायन बड़े से बड़ा ले लो, कंपाउंड के आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आ जाएगा. बाकी सब में एनाइन तो सेम है, फ्लोरीन. दैट इज ऑप्शन डी. विच इज मोर आयनिक? NaF, NaCl, NaBr, Na. तो कैटायन जितना छोटा, सॉरी कैटायन तो सब में सेम है, एनाइन के बारे में बात करते हैं. तो एनाइन जितना छोटा होगा कंपाउंड उतना ज्यादा आयनिक होगा. तो सबसे ज्यादा आयनिक यहाँ पर कौन हुआ? ए, ऑप्शन ए, NaF.